हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा IAS क्लासेस। दिस इज पूजा। और मैं आप लोगों का क्या चल रहा था, सीटेट का सेट चल रहा था, जिसमें इसके पहले मैंने आर सेट कराया। उसको आप सिक्वेंशियल देख लीजिए, आपके फुल सिलेबस को इंक्लूडेड है, ठीक है। और आज उसके आगे चल रहा है, ठीक है, और विथ पैरागॉजी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। कोई आकाशीय पिंड जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है, वो कौन सा आकाशीय पिंड है, ठीक है। वो मतलब ग्रह है जो कि क्या करता है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। इसकी जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है, तो एक क्या हो सकता है, ओके। तो एक क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है शुक्र, ध्रुव, तारा, चंद्रमा, यूरेनस, ठीक। तो इसमें देखिए जो आपका ये सिंपल सा आंसर, ये रट्टा मारा आंसर है कि यूरेनस ऐसा है जो कि क्या रहा है, आकाशीय पिंड की परिक्रमा करेगा, ठीक है। एक ही समय दो अन्य आकाशीय पिंडों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। हाँ ये जो दो आकाशीय वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं, परंतु हाँ रगड़ी जाती है तो वो अर्जित कर सकती है, ठीक है। क्या होता है कि जब दो उदासीन वस्तु जिसमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है, चार्ज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल की बात कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, रगड़ी जाती है तो वह अर्जित कर सकती है, ठीक है। क्या होगा, समान परिणाम के विजातीय आवेश, ओके, हेट्रोजीनस, ठीक है। समान परिणाम के विजातीय आवेश, समान परिमाण के सजातीय आवेश, समान परिमाणों की विजातीय आवेश, समान परमाणु की सजातीय आवेश, ठीक है। सॉरी विभिन्न, यहाँ विभिन्न समान। देखिए जब इसमें कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो वो क्या होगा इसका आंसर, हेट्रोजीनस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक। तो क्या होता है, समान परिणाम के विजातीय आवेश वो अर्जित कर सकते हैं, ओके। उनका परिणाम समान होगा लेकिन जो उनके आवेश होगा, चार्ज होगा, वो विजातीय होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, हेट्रोजीनस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ये होगा। जैसे कोई चीज आप रगड़िए तो क्या हो रहा है, दो उदासीन लेकिन उसमें कोई चार्ज ना हो, तो क्या रहा है, समान परिमाण, परिमाण उनका समान रहेगा लेकिन जो उनके आवेश होंगे विजातीय होंगे, हेट्रोजीनस होंगे, ठीक है, हेट्रोजीनस चार्ज, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक अवतल लेंस द्वारा बने गए प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होता है, ठीक है। यह उल्टा तथा बिंब से बड़ा होता है। अवतल लेंस बराबर क्या लिखा था, अवतल लेंस, अच्छे से लिखते नहीं, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, ठीक, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, ठीक है। या उल्टा तथा बिंब से बड़ा होता है, क्या रहा है, ये उल्टा तथा प्रतिबिंब से बड़ा होता है, नहीं, अवतल लेंस द्वारा बोल सकते, ठीक है। या उल्टा तथा बिंब से छोटा होता है, या सीधा तथा बिंब से बड़ा हो जाता है, या सीधा तथा बिंब से छोटा होता है। क्या होता है, जो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, रट लो, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, अवतल लेंस ऐसे, ठीक, ये होता है, और ये उत्तल लेंस होता है। और कह रहा है अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, ठीक, दोनों बराबर होते हैं, हमेशा रख लो। तो उनका जो प्रतिबिंब होता है सीधा बनता है और प्रतिबिंब से छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा बनेगा और बिंब से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का डी सही है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अब कथन, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व तो खो जाता है, नहीं, मैंने पहले भी बताया इसका आंसर ये क्या होगा कि जब हम लोग चुंबक कितनी भी नॉर्थ साउथ स्टेट में हमेशा रुकता है, और वो कितनी बार जैसे यहाँ पे हमने काट दिया तो नॉर्थ है अपने आप साउथ आ जाएगा, नहीं टूटता है, ठीक है। ये होगा इसका मतलब रीजन, मतलब बता रही हूँ। अगर चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है, ठीक है, तो गलत है ये, ठीक है। तो अब कहते हैं गलत है, नहीं खोता है, नहीं खोता, यहाँ पे होना चाहिए ना, नहीं खोता है, ये तो गलत है ना, खो देता है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है। अभिकथन और कारण दोनों से, कथन कारण दोनों से, अभिकथन से, अभिकथन गलत है, देखिए गलत क्यों, ये ऑप्शन सही होगा। जो कह रहा है खो देता है, नहीं खोता भाई, और जब नहीं खोता है तो ये जैसे मैंने कहा कट किया यहाँ पे, तो ये दो पार्ट में हुआ, सपोज दैट ये साउथ वाला है और ये नॉर्थ वाला है, तो नॉर्थ के बगल में अपने आप साउथ आ जाएगा और साउथ के पहले अपने आप नॉर्थ आ जाएगा, तो कटता नहीं है, इसलिए कारण सही है, चुंबक के दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है, दोनों ध्रुवों पर, ठीक, तो इसलिए गलत मतलब ऑप्शन नंबर डी है, ठीक।
सभी धातुओं के लिए नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुओं के लिए। देखिए ये धातु क्या है, ऑप्शन दिया उसमें पूछा कौन सही है। ये कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, लेकिन मैंने बताया था सोडियम धातु जो पानी में आग लगाता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए कैरोसिन में रखते हैं, रिएक्शन करता है। एक एग्जाम्पल ये पानी से की तुलना में कम सघन होती है, ये भी गलत है। भाई धातु आप लोहा ले लो, पानी की तुलना में सघन कम होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा एक सही कोई है, ठीक है, इसका पूछ रहा है। ये अत्यधिक अपक्रियाशील होती है, नहीं सभी धातुएं नहीं होती हैं अपक्रियाशील, ठीक है, जैसे सोडियम होती है, सोडियम तो होती है इसलिए कैरोसिन में, कि सभी धातुएं नहीं होती, सभी की बात कोई एक को नहीं है। ये विद्युत का चालन करती हैं, आपके बहुत सारे धातु जैसे कॉपर ये सब विद्युत का चालन करती ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, बुलबुले बनते हैं, क्यों? देखिए जब बेकिंग सोडा में, ठीक है, बेकिंग सोडा में जब नींबू का रस बनाते हैं तो कोई एक गैस निकलता है, जानते जो बुलबुला निकलता है वो CO2 गैस का होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं, मीथेन, हाँ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नीचे दिए गए कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य अभिलक्षण नहीं माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रक्रिया जो सभी जीवधारियों में नहीं होता, 3 होता है 1 नहीं होता है, ठीक है। परम आवश्यक अभिलक्षण नहीं माना जाता है, मल त्यागना, उत्सर्जन, श्वसन, जनन। देखिए सभी जीव जो होते हैं मल नहीं त्याग करते हैं, ठीक है, तो ये उत्सर्जन सभी करते हैं, ठीक है, मल त्यागना सबका नहीं होता, ठीक है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मल का कभी त्याग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन सांस के बिना कोई नहीं जी सकता, उत्सर्जन बहुत चीजों का CO2 ही उत्सर्जन ही है, ठीक है, और कई चीजों का उत्सर्जन तो जरूरी है, जनन तो जरूरी है, तभी आगे बढ़ेगी, ठीक। चलिए, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होला विटामिन कौन सा है? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा विटामिन? विटामिन सी। जैसे भोजन पकाते समय भी अगर आपकी ज्यादा मात्रा भी हो जाती है विटामिन सी की तो भी बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी, क्योंकि एक्सेस मात्रा नहीं रहता विटामिन सी की आपकी बॉडी में, और गर्म करने पे भी वो खत्म हो जाता है। ओके, अब लोग पढ़ रहे हैं 9वां। शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज चिर होती है, द वॉइस ऑफ स्ट्रॉन्ग, ओके बीक। इसका उचित कारण क्या है? ओके, देखिए इसमें बोल रहा है कि शेर की जो दहाड़ है और जो पक्षियों की दहाड़ है दोनों में डिफरेंस होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए शेर की दहाड़ की कंपन की आवृत्ति पक्षियों की आवृत्ति की तुलना में उच्च होती है, शेर की दहाड़ कंपन की आवृत्ति पक्षियों की तुलना में समान होती है, नहीं, शेर की दहाड़ का आयाम, ठीक, ध्वनि की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए, ठीक है, शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों की भी आवाज में यही रीजन है कि हम लोगों को, आदमी का आवाज पतला होता है, पिच का रीजन होता है, सॉरी मोटा होता है, हमारी आवाज पतली होती है, यही हम लोगों की भी आवाज का यही रीजन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, कौन सा? सभी जानते होंगे, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? मरकरी, ठीक, मरकरी, ठीक, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, SO2 जल में वियोजित होने पर H2O से क्रिया करने पर बनाती है, क्या बनाती है? फेमस है ये भी आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, ठीक है। मैं मानव, क्या गया, मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ, ओके सभी जानते हैं क्या है। मैं हृदय मस्तिष्क की बात कोमल भागों की सुरक्षा करती हूँ, सभी जानते हैं क्या। आपकी बॉडी में ऐसा क्या है? बहुत ही कोमल भागों का बचाव करती हूँ, मैं क्या हूँ? उपास्थि, कार्टिलेज नहीं, उपास्थि कहाँ होता है? जहाँ आपकी पतली से नोज टिप, आपके कान की हड्डी, तो ये नहीं है। अस्थि, अस्थि भी है, बोन, ठीक, कंकाल, बोन, कंकाल, स्केलेटन, मसल्स नहीं, मसल्स ये आपके जो साइड में लगे होते हैं आपके हर, देखिए आपका कंकाल है पूरी हर जगह में क्या कर रहा है, हमारे पूरे शरीर का प्रोटेक्ट करता है, हमारे सारे ऑर्गन जैसे आपके हार्ट हुआ सब इसी से प्रोटेक्टेड है, ये ऊपर रहता है कंकाल पूरे शरीर में, और नीचे सबको सेव करता है, आगे से भी पीछे से, हाथ से पैर सब जगह, तो ये कौन है? कंकाल, ये कंकाल है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। नीचे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन सर्जन नहीं करते, ठीक है, क्या रहा प्लांट है, और कौन सा इसमें वाष्पोत्सर्जन की रीजन मतलब नहीं होता है किसमें, ठीक है। जलीय पादप जिनकी पत्तियां तैरती हैं,
जल में डूबे पादप, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पादप। देखिए हर जगह पे वातपोत्सर्जन होता है, मरुस्थलीय भी होता है, लेकिन वो कम करते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों को जानते हैं क्या कहते हैं? कैम, रहने डिटेल हो जाएगा। मतलब ये ऐसे जो पौधे होते हैं पानी की जहाँ कमी होती है वहां पे उत्सर्जन कम होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये सॉरी नहीं होगा, क्योंकि वातपोत्सर्जन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पादप वो भी करते हैं। देखिए जो जल में डूबे होते हैं उसमें वातपोत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। तो जो जल में डूबे हुए प्लांट होते हैं वो वातपोत्सर्जन कहाँ से वो निकालेंगे, ठीक है। जब उनका जो उनका शरीर है पानी के अंदर है तो वातपोत्सर्जन कहाँ से वो निकालते हैं, ठीक है। तो उनमें नहीं होगा, दिमाग से भी आप इसका कर सकते हैं। तो 13 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान को निरूपित करता है? ओके ओके, ये देखिए पावर साइट ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया फेमस है, ठीक। तो इस पे थर्ड। उसके बाद क्या रहा है? कोशिका का भंडार ग्रह कौन है आपका? चल देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? ओके, पावर साइट ऑफ द सेल। तो इसमें इसका क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक। उसके बाद सेल स्टोर हाउस आपका वैक्यूल्स होगा, ठीक। उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंटर न्यूक्लियस होगा, ठीक। उसके बाद कोशिका का गेट कीपर, ओके, गेट कीपर ऑफ सेल क्या बच्चा? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि देखिए आपका ये सेल मेम्ब्रेन है ना, गेट कीपर है, ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल स्टोर हाउस आपका वैक्यूल्स है, गेट कीपर हो गया। हाँ, उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंटर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, उसका हिंदी। उसके परिरक्षक के रूप में प्रिजर्वेशन, विनेगर यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन मेनी फूड्स बिकॉज, ठीक है। परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है? ये खाद्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है? नहीं। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं सकते। पता है ना कि आपका जो सिरका होता है, ठीक है, वो अम्लीय होता है। ये नमी को कम कर देता है? नहीं, ये भी गलत है। इसमें जीवाणु को मारने के लिए रसायन होते हैं? नहीं। ये अम्लीय बनाता है, अम्ल होता है ना सिरका आपका, इसलिए एस्टिक एसिड, ठीक। और ये क्या करता है? भोजन को, माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकते, ठीक। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित HCl, ठीक है, हमारे स्टमक से, स्टमक की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा स्टमक, ओके। आंतरिक स्तर की सुरक्षा, अमाशय से आंतरिक स्तर सतह की सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस, ठीक है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसे ये गले ना। जैसे आपका HCl अम्ल है, अगर आपके शरीर पे पड़ा जाएगा तो जल जाएगा, तो क्या करता है? HCl की भी जरूरत होती है, तो क्या करता है? हमारे जो स्टमक में म्यूकस, देखो यहाँ पे लिखा है प्लेस्मा, उसी को म्यूकस बोलते हैं। इसकी हिंदी ही लिखा है यहाँ पे म्यूकस होगा, ठीक है, वो म्यूकस होता है, ओके। तो ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। एक मोटा सा ऐसे दीवार पे कवर बनाता है, जिसमें HCl आए तो कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ऐसे मोटा सा एक लेयर बनाता है। कौन? म्यूकस, ठीक। तो 16 का आंसर नंबर सी होगा। और HCl का जानते क्या काम होता है? आपके विटामिन बी को एक्टिव, विटामिन B12 को एक्टिव करता है। दूसरी चीज आपके जो पेप्सिन, रेनिन, ये सब जो निकलते हैं ना, इन सबको एक्टिव करता है, इसलिए ये भी जरूरी है। उसके बाद आपका जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको मार देता है आपके स्टमक में, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, ज्यादा सोचने से HCl का सिक्रेशन होता है, इसलिए आपको कभी भी जलन होती है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 16 का आंसर नंबर सी होगा, जो हेल्प करता है, हमारे पेट को बचाता है। कौन? म्यूकस, लसा होता है ना, थोड़ा सा चिकना होता है, ठीक। नंबर 16 का सी, ओके। 17, सिलेंडर में LPG एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है, ठीक, एक लिक्विड फॉर्म में होती है। सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती है, इसको जलाकर उष्मा पैदा की जाती है। इसमें निम्नलिखित कौन सा, अच्छा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सर्सन रीजन है। सिलेंडर से निकलते हुए गैस के रूप में बन जाती है, इसको जलाकर उष्मा पैदा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अब इसमें 4 कथन दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ए एक भौतिक परिवर्तन है तथा बी एक रासायनिक परिवर्तन, सिलेंडर में जलते हुए गैस बन जाती। ओके, हाँ, भौतिक क्या कहता है? मैंने बताया था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, जब इसके स्टेट में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज? स्टेट,
लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में जब बन जाता है पुनः उसी रूप में नहीं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर कह रहा है इसको जलाकर उष्मा पैदा की जाती है ना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पहला रासायनिक नहीं है, ए बी दोनों भौतिक नहीं है, ए बी दोनों रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है। ठीक है, कौन धमनी मतलब आर्टरीज, आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे धमनी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश भी दिया है, लोग देख सकते हैं। मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला क्या है। ठीक है, देखिए धमनियां की भित्तियां पतली होती हैं, नहीं धमनियों की भित्ती नहीं पतली होती, आपकी बेंस की होती है, और इसके भीतर वाल्व नहीं, ये भी गलत है, आपके इसमें वाल्व होते हैं बेंस में, मतलब धमनी सिरा में, हिंदी में इसको सिरा बोलेंगे। ठीक, सिरा में वाल पतले हो, तो दीवारें भी पतली होती है, वाल भी पतले होते हैं। इसमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है, पहले तो ये गलत हो गया, सही पूछ रहा है। ठीक है, धमनियों की भित्तियां मोटी सही होती है, इसके भीतर कपाट, फिर गलत, कपाट नहीं होते, ये भी गलत है, तुरंत गलत। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इसमें वाल्व नहीं होते, ये सही है। अभी आगे देखते हैं, इसमें उच्च रक्तदाब पर बह बनता है, ये रुधिर में हृदय से दूर विभिन्न भागों तक लेके जाता है। देखिए आपके हार्ट में ऐसे होता है, और हार्ट के ये जो धमनी होती है सबसे सिस्टम कॉर्डेटिव विभिन्न भागों को लेके जाता है, और यहाँ पे बेन लगी होती है जो विभिन्न भागों से, यह देखिए ये CO2 वाला, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी को लेके जाता है, और ये CO2 वाला ब्लड, तो ये बेन्स इससे जुड़ी होती है और धमनियां इससे जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, इसमें रुधिर निम्न दाब पर बढ़ता है, रुधिर के विभिन्न भागों तक, या रुधिर को हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जैव विविधता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या केवल विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का उल्लेख करती है। ओके, देखिए जैव विविधता मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले डिफरेंट प्लांट एनिमल्स, जीवों की विविधता, ठीक, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ओके, अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, या किसी विशेष क्षेत्र में केवल पाए जाने वाले प्राणी जात, नहीं, यहाँ प्लांट और एनिमल, जैव मतलब जीवित चीजों का विविधता मतलब विविधता, उसी से याद कर लीजिए, प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे इसमें, तो इसलिए गलत हो गया। यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या, नहीं, ये भी गलत है, एक प्राणी नहीं, एक विशेष प्रजाति नहीं, जितने प्रजाति है, जितने प्लांट है, जितने एनिमल है, सबको लेके जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, उसके बाद यह किसी एक क्षेत्र में दिए गए उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राण जातियों का उल्लेख करता है, ये सही है। देखिए मैंने जो बताया, या उनमें सबसे अधिक होती है, वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, प्लांट एनिमल्स, कीड़े मकोड़े सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन और देखते हैं डी भी गलत है, यहाँ पे अभी गलत है, ए बी सी, देखिए यहाँ पे डी दिया, यहाँ पे भी डी दिया, लेकिन सी डी दोनों सही है। ठीक है, आंसर नंबर 19 का डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, दोनों क्रियाएं दिन पौधों में दिन के समय होती हैं, श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती हैं, पौधों में दिन के समय होती हैं। श्वसन की क्रिया सही पूछा है, देखिए पहले, श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। श्वसन रात और दिन में होते हैं, भाई श्वसन रात दिन दोनों में होते हैं। ठीक है, ये होगा सही, केवल रात में नहीं होती, उल्टा नहीं होता, श्वसन तो हम सांस 24 घंटा लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाहिए, खुद सोच के। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो गया, और दोनों क्रिया दिन के समय होती हैं। प्रकाश संश्लेषण दिन में कहाँ होगा, रात में कहाँ होगा, कहाँ लाइट मिल रही है, तो इससे इसको गलत। प्रकाश संश्लेषण लाइट में होता है ना, और सांस हम 24 घंटा लेते हैं, चाहे हम हो चाहे प्लांट, नहीं तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ये गलत। इसकी वजह से कि दिन में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसकी वजह से ये गलत। श्वसन रात और दिन होता है, ये सही है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में। देखिए ऑप्शन यही निकल गया, दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती नहीं, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों का सबसे सटीक व्याख्या करता है, हमारी पेडागोजी शुरू। ठीक, क्या कहता है, विज्ञान के सिद्धांतों की सबसे सही, ओके, सटीक व्याख्या करता है। ठीक है, यानी 3 गलत 1 सही, सबसे सही कौन सा होगा, विज्ञान के सब सही होंगे, सबसे सही कौन होगा। ठीक है, विज्ञान के उत्तम सिद्धांत, थियरी की बात हो रही है, जो हम लोग पढ़ते हैं रटा रटाया। ठीक है, विज्ञान के नियम बन जाते हैं, नहीं।
थ्योरी नहीं बनते, प्रैक्टिकल के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बनते तो हम विज्ञान के नियम तो रहते हैं, जैसे कोई लिख दिया, कोई साइंटिस्ट लिख दिया तो उसको हम मानते पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं मान लेते हैं विदाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सही है, करते हैं हम लोग, लेकिन किसी का किया हुआ रहता है, ठीक है। विज्ञान के सिद्धांतों का स्तर विज्ञान के नियमों के स्तर से ऊंचा होता है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, अजीब सा ऑप्शन है। विज्ञान के सिद्धांत दर्शनीय परिघटनाओं के निष्कर्ष, मैंने क्या कहा, कोई प्रैक्टिकल, भले आज हम पढ़ रहे हैं, कोई किया होगा, बिना प्रैक्टिकल के निष्कर्ष के बाद ही हम मानते हैं कि ये चीजें हैं, ठीक है। तो विज्ञान के सिद्धांत नियम तब बनते हैं जब पर्याप्त प्रमाण समर्थन और नहीं, निष्कर्ष पे, निष्कर्ष मतलब प्रैक्टिकल पे हम निष्कर्ष कुछ करके हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। तो 21 का सी होगा। विज्ञान के में प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर से शुरू होना चाहिए? विज्ञान का प्रयोग, तो विज्ञान तो मुझे लगता है बच्चे जब छोटे होते हैं ना, चीजों, विज्ञान का सिस्टमैटिक नॉलेज, कुछ भी विज्ञान है, मतलब चीजों को सिस्टमैटिक वे में करना, मुझे लगता है सबसे छोटे क्लास से ही, प्राथमिक से ही, ठीक है। वैसे भी इसका ऑप्शन कोई भी कर सकता है, ठीक है, प्राथमिक से ही विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक नए शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन करने और अपनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वांछित मानदंड, पहले नहीं कर दो, नहीं तो मैं पूरा हम लोग पढ़ने लगते हैं हाँ में, फिर ऑप्शन निकलता ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो पहले उसको ऊपर राउंड कर दिया करिए। एक नए शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन करने, मूल्यांकन यहाँ पे अंडरलाइन करो, करने और अपनाने के लिए क्या एक वांछित, ये वांछित मानदंड, मतलब 3 सही है 1 गलत है, ठीक है। अधिगम, अभिगम को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्था या शिक्षक की लोकप्रियता, शिक्षक की लोकप्रियता, थोड़ा सा निगेटिव आंसर, बट पढ़ते हैं क्या पता कौन सा सही है। विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को सटीक रूप से संभाल लाने में अभिगम की क्षमता, जो विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को सटीक रूप से सामने लाने में अभिगम की क्षमता, ओके। विज्ञान में इसकी संभावनाओं के विषय में विद्यार्थियों को उत्साहित करने की अभिगम की क्षमता, जिस सीमा तक अभिगम को विज्ञान शिक्षण अनुसंधान प्राप्त हो, अनुसंधान, तो पॉजिटिव आंसर, अनुभव पॉजिटिव आंसर। कई मैंने बार बताया कौन सा नहीं है, शिक्षक की लोकप्रियता नहीं, शिक्षक स्टूडेंट सुविधा प्रदाता, शिक्षक सुविधा प्रदाता, ठीक। और मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने की बात कर रही है, शिक्षण अभिगम का मूल्यांकन करने के लिए, तो शिक्षक की लोकप्रियता और प्रभाव, ये निगेटिव है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनाने के लिए उत्तम मार्ग क्या है? उत्तम समावेशी मतलब सबको इंक्लूड करना, कोई कैसा भी, कहाँ से भी, कैसे भी हो, लोला लंगड़ा बहरा गरीब धनी, कोई भी हो, समावेशी का मतलब ये सबको ले लो, उनके हिसाब से हमें बदलना है माहौल को, ना कि उनको अलग कर दे, ठीक। तो समावेशी का यही मतलब होता है, ठीक है, ओके। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट करने, समावेशी शिक्षा का है, दिमाग में रखिए समावेशी। कक्षा में अधिक प्रयोग कराना, नहीं। विद्यार्थियों को कक्षा में एकाग्र करने के लिए अधिक प्रश्न पूछना, ओके। विविध प्रकार के सीखने का अनुभव देना, ठीक है। तो ये सारे निगेटिव आंसर है। एक समावेशी का बात किया तो उसमें जहां देख लो सबको इंक्लूड किया, वही आंसर सही होगा, ठीक है। वर्ड से आंसर निकल रहा है पेडागोजी का, कहीं कहीं कन्फ्यूजन होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेक्षण है? ऑब्जर्वेशन, ओके। न्यूक्लिक अम्ल में आनुवंशिकता निहित है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें हम लोग को डिसाइड करना है कौन सा प्रेक्षण है। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आंसर निकलेगा। न्यूक्लिक अम्ल में आनुवंशिकता निहित है। आकाश में नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों से अधिक होता है। द्रव पदार्थों के कण यादृच्छिक घूमते हैं क्योंकि ये द्रव पदार्थ के अन्य कणों से टकराते रहते हैं। एक धारा प्रवाही तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आनुवंशिकता, ये हमारा प्रेक्षण नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते इसको हम, क्योंकि ये लिख के चले गए साइंटिस्ट। दूसरा, आकाश में नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकार अन्य रंगों से, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन हम अगर हम चुंबक क्षेत्र, ये प्रैक्टिकल हम इजिली कर सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। द्रव के कण घूमते रहते हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। विज्ञान की संकल्पनाओं को समझने में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्शा रहा है? विज्ञान की जो संकल्पना है, यानी विज्ञान के बारे में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ विज्ञान, ठीक। समझने में भाषा की भूमिका मतलब हम लोग विज्ञान के समझने में भाषा भी आ रहा है कि हम लोग कैसी भाषा क्या है, अब एग्जाम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल मतलब आंसर ऑप्शन तब समझ में आएगा, ठीक है। भाषा की क्या भूमिका हम लोग को विज्ञान समझने में, कौन से क्वेश्चन का ये मतलब है। रोजमर्रा में भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक पदों का अर्थ जो कि तो ग्रहण कर लिया जाना चाहिए, नहीं।
देखो विज्ञान के वर्ड भी टफ है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो हम लोगों को रेगुलर यूज में, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं। तो ये इसका और कहा गया क्या, विज्ञान के शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के माध्यम, विज्ञान के शिक्षार्थियों का प्रदर्शन भाषा के माध्यम में उनकी दक्षता से स्वतंत्र है। भाषा एक देशीय प्रक्रिया जो बोलने सुनने वाले तक जाती नहीं, ये नहीं एक देशीय नहीं है, भाषा बहुत है, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। विज्ञान प्रदर्शन भाषा के माध्यम से उनकी दक्षता से स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो है। देखिए अब हम इसमें पढ़ते हैं, रोजमर्रा में भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों में विज्ञान में विशिष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, और ये सब अलग किसी चीज का ऑप्शन है। क्वेश्चन इसमें बन गया, चलिए क्वेश्चन आते हैं, उसी मिक्स हो गया सर। आय आयतन कोड, ठीक है। आयतन कोड और परावर्तन कोड, आपतन कोड परावर्तन कोड, ठीक है, का वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना है। तो क्या मतलब ग्राफ बनाना, तो ये किसका उदाहरण, बच्चों में क्या मतलब क्या क्वालिटी डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है। संवाद स्थापित करना चाह रहा है, संप्रेषित भविष्यवाणी करना चाह रहा है, भविष्यवाणी बिल्कुल गलत है, व्याख्या बिल्कुल गलत है, परिकल्पना बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि आपतन कोड प्रकार के संबंध स्थापित करना तो परिकल्पना नहीं होगा, संवाद स्थापित या संप्रेषित करना, ठीक है। कोड के बीच संबंध वर्णन, हाँ संवाद, संवाद से ज्यादा संप्रेषण करना क्या होगा, ये लोगों में एक कनेक्शन, मतलब बातों में समझने के लिए आपस में संप्रेषित करना, ना कि परिकल्पना बिल्कुल नहीं हो सकता, व्याख्या करना बिल्कुल नहीं हो सकता, भविष्यवाणी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता, तो एप्रोप्रिएट देखो, सोचो उससे क्वेश्चन, 3 कार्ड तो अपने आप दिख रहा है, व्याख्या करना कहीं होगा, अगर हम लोग प्रैक्टिकल कर व्याख्या तो हो ही नहीं सकता, परिकल्पना साइंस में हो ही नहीं सकता, भविष्यवाणी कैसे करेंगे, भविष्यवाणी किसी चीज की जो हम फ्यूचर बताएं, ठीक है। एक ग्राफ बना रहे हैं तो संप्रेषित कर रहे हैं ना। तो 28 का ए, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक, ओके। विज्ञान के स्पष्टीकरण अलौकिक बलों तथा अभिकर्ताओं पर आधारित है, ठीक। विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित, अनुभव आ गया तो एक पॉजिटिव आंसर मिल गया, और पढ़ते हैं। विज्ञान के स्पष्टीकरण को तथ्य एवं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, निष्कर्ष निकालते हैं, होती है, निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो वही स्पष्टीकरण के लिए निष्कर्ष निकालना पड़ता है ये, तो इसका मतलब ये भी गलत है। हमारे जीवन में प्रत्येक पहलू के विषय में जानने के लिए विज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, देखिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन इसका आंसर देखा जाए तो अनुभव की बात हो रही, जहाँ उससे पॉजिटिव आंसर कुछ नहीं आता, ठीक है। अनुभव, प्रैक्टिकल अनुसंधान और कई पॉजिटिव वर्ड है विज्ञान के। एक एक जांच आधारित कक्षा में, जिसमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं में अनुकूलन की, फिर पढ़ते हैं। एक जांच आधारित कक्षा में जिसमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं में अनुकूलन की संकल्पना से परिचित करवाया जाता है, ओके। जो पशु हैं बताया जा रहा है, परिचित करवाया जा रहा है कि जो पशु होते हैं, हाँ उनमें कैसा कैसा एडाप्टेशन होता है, जैसे हाँ सबकी बॉडी में एडाप्टेशन होता है, जैसे मेढक का पानी में भी रहने के लिए उनके में लंग बना है, सॉरी पानी, धरती पर रहने के लिए लंग्स बना है, पानी में रहने के लिए वो अपनी स्किन से ही सांस ले लेते हैं, तो वही बात कर रहा है कि करवाया जा रहा है, जैसे मैं ऐसा बोल रही हूँ बच्चों से संकल्पना करवा रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा, ठीक, इसमें स्टेप दिया गया है, ठीक है, और उस स्टेप के बारे में बात करना है। छात्रों को अनुकूलन पद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना, ओके सिक्वेंशियल है, ठीक है, जैसे स्टेप दिया जाता है। बच्चों में विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों को और पशुओं के उदाहरणों से सम्मुखीकरण करना, जैसे मैंने अभी बताया जो एग्जाम्पल लेके वो काम कराना, तो ज्यादा बच्चे समझेंगे, अच्छा हाँ सबका एडॉप्टेशन है, ठीक है, जैसे हम लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं, हम लोग ह्यूमन भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडॉप्टेशन की बात कर रहा है, किसी एक पशु को अनुकूलित विशिष्टता के प्रकार की व्याख्या नहीं करना, दिखाना, बताना, जो लोग डेली देखते हैं, ठीक। सम्मुखीकरण, इसीलिए सम्मुखीकरण पॉजिटिव आंसर पहले और पढ़ लेते हैं। पशुओं की शारीरिक विशेषताओं, उनके आवास के संबंध को नहीं, जितना वो प्रैक्टिकल पे आप मेढक का बोल देंगे तो सभी समझ जाएंगे कि हाँ मेढक पानी में भी रह लेता है और जल पे, धरती पे भी रहता है, क्यों, तो जब हम सम्मुखीकरण करवाएंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। छात्रों को अनुकूलन पद की परिभाषा स्पष्ट करना नहीं, अनुकूलन क्या होता है मैं ये बता दूं बस उससे काम चल जाएगा, नहीं, वो तो रट्टा, वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो चीजें फील कराएंगे उनको तो ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो अनुभव आ गया ना, अनुभव जहाँ आ गया, ठीक, वो ज्यादा बेटर होता है, तो 30 का आंसर बी होगा, ठीक है।
तो आज का क्लास मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, ठीक है, और इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। और ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।